नमस्कार मित्रों, स्वागत है आर्यन पार्टी के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि संचार क्रांति चल रही है और अपनी बात कहने का, अपनी विचारधारा का प्रचार का एक माध्यम सभी के पास होना चाहिए। हम सभी ने भी निर्णय लिया कि हमारी पार्टी का भी एक मुखपत्र होना चाहिए, एक यूट्यूब चैनल होना चाहिए, जहां से हम अपनी बात कह सकें और जनता के बीच में फैली कन्फ्यूजन्स को दूर कर सकें। हम क्या चाहते हैं, क्या सोचते हैं, ये सीधा हम आप तक पहुंचाते हैं। इसी उद्देश्य के साथ ये यूट्यूब चैनल पार्टी का बनाया गया है और आपके सामने आज मैं आर्यन पार्टी के जो आधारभूत सिद्धांत हैं, इन पे थोड़ा सा रोशनी डालना चाहूँगा। जैसे कि लोगों के मन में ख्याल आता है कि ये आर्य शब्द का अर्थ क्या है, आर्यन पार्टी ही क्यों? क्या ये कोई जातिवादी संस्था है? क्या ये कोई ऐसी संस्था है जो आर्यन सुप्रीमेसी पे बात करे? तो पहली बात तो ये मैं क्लियर कर दूं कि ऐसा कुछ नहीं है। आर्य शब्द या आर्यन शब्द की उत्पत्ति हजारों साल पूर्व हुई। आपको पता है कि सनातन धर्म में वेदों का बहुत महत्व है और ऐसा कहा जाता है कि जो विष्णु भगवान के 10 अवतार जो हुए, ये 10 अवतार वेदों और उसकी शिक्षाओं को बचाने के लिए ही हुए। तो इससे आपको पता लगता है कि हमारे सनातन धर्म में वेदों का क्या महत्व है। इन वेदों को मानने वाले या वेदों के अनुयायी यही आर्य कहलाए। आर्य का शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ। तो जो लोग वेदों के ज्ञान लेते थे या वेदों के अनुसार आचरण करते थे, वे श्रेष्ठ कहलाए गए, इसलिए उन्हें आर्य या आर्यन कहा गया। इतिहासकारों का बहुत मत है कि आर्य विदेशी थे या आर्य सेंट्रल एशिया में हुए, जबकि ये सब अंग्रेज़ों की बनाई हुई फेक थ्योरीज हैं। असली बात यह है कि आर्य जो हमारा उत्तर प्रदेश, पंजाब और बिहार का जो ये हिमालय का तराई क्षेत्र है, यही आर्यों की जन्मभूमि है। यही वेदों ने जन्म लिया और यहीं से आर्य संस्कृति पूरे भारत में फैली, पूरी दुनिया में फैली। उसके बाद देखिए, थोड़ा आगे का परिचय देने से पहले एक छोटी सी कहानी आपको सुनाना चाहूँगा। आप सभी को पता होगा कि सम्राट अशोक के शासन के दौरान बौद्ध धर्म बहुत तेज़ी से बढ़ा और लगभग 90% जो भारत था वो बौद्ध हो गया था। सेनाएं खत्म कर दी गई थी, त्राही त्राही मची थी, विदेशी आक्रमण हो रहे थे देश पर। अशोक के समय तक तो कुछ ठीक भी था, लेकिन बृहद्रथ के आते आते ये समय और ख़राब हो गया, देश बिल्कुल दुर्गति में था। तो महर्षि पातंजलि के एक शिष्य थे सेनानी पुष्यमित्र। वो अपनी बहादुरी की वजह से बृहद्रथ की सेना में सेनापति पद तक पहुँच गए थे। महर्षि पातंजलि ने उन्हें याद किया और उन्हें बताया कि हमारा वैदिक धर्म खतरे में है और पूरा भारत जो वेदों से संचालित होता था, आज 90% उसमें बौद्ध हैं जो सिर्फ भिक्षुओं की सेवा करते हैं और वनगमन करते हैं, रमण करते हैं। सत्ता शासन से कोई मतलब रह नहीं गया राजा का। तो इसके लिए सेनानी पुष्यमित्र ने कसम ली कि वैदिक धर्म की पुनर्स्थापना करूँगा। और उसके बाद की कहानी सबको पता है कि उन्होंने बृहद्रथ की हत्या की और अपने आप को कभी राजा नहीं घोषित किया, हमेशा सेनानी यानी सेनापति ही रहे और वेदों को पुनर्स्थापित किया भारत में। भारत में दोबारा सनातन धर्म लौट के आया, वर्ण व्यवस्था लौट के आई और भारत उत्थान पे आया। कालांतर में फिर भारत पे तमाम आक्रमण हुए, मुगलों के, अंग्रेज़ों के, और धीरे धीरे भारत बहुत ही बुरी स्थिति में पहुंच गया। आज भी हम लड़खड़ाते हुए अपने पैरों पे चल रहे हैं। सत्ता में जो पार्टियां आ जाती हैं वो अपने आप को इस देश का मालिक समझ लेती हैं। आज की तारीख में देखा जाए तो पूंजीवाद हर जगह हावी है। छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी चीज़ें बेच रहे हैं लोग। देश की जनता का पैदा होने से लेकर मरने तक कोई जिम्मेदारी किसी सरकार नाम की संस्था की नहीं होती है। अगर किसी के अंदर कोई कला है, वो कला उसके अंदर ही मर जाती है, क्योंकि उसे 2 समय की रोटी का इंतज़ाम करना है। तो
ये सब स्थितियां जो देश की आ गई हैं, जो देश में दुर्गति फैल रही है, इससे बाहर निकलने को और देश को पुनः वही गौरव प्रदान करने को एक आर्यन पार्टी नाम की संस्था की हम लोगों ने रचना की। पार्टी भारत निर्वाचन आयोग से रजिस्टर्ड है और पार्टी के हज़ारों कार्यकर्ता अलग अलग ज़िले में उत्तर प्रदेश के विद्यमान हैं। हम लोग का लगभग 47 ज़िलों में जिला कमेटियां बनी हुई हैं। पार्टी के लक्ष्य पर अगर थोड़ा सा मैं विचार करूं तो वो इस प्रकार है। अगर पार्टी के लक्ष्य की बात करें तो आर्यन पार्टी के लक्ष्य में सबसे बड़ी बात है युवाओं की स्थिति। देश में युवाओं की स्थिति आज बहुत बुरी है। युवाओं को सिर्फ भीड़ के तौर पे गिना जाता है। नेताओं की भाषा में कहते हैं कि 10 लड़कों की ज़रूरत है, 20 लड़के ले आओ। मतलब युवा खाली सिर गिनने का साधन मात्र है, भीड़ है। जबकि हमारी पार्टी का साफ मत है कि युवा भीड़ नहीं है, युवा ही नेतृत्व है। युवा जब चाहेगा आपका शासन बदल देगा। तो पार्टी का ये मकसद है कि युवाओं को सत्ता में पहुंचाया जाए, शासन में युवा बैठे। आप लोग खुद सोच के देखिए कि वो कितना सुंदर कैबिनेट होगा, कितना अच्छा कैबिनेट होगा जिसमें 35-40 साल के युवा मंत्री बन के बैठे होंगे और तेज़ी से निर्णय ले रहे होंगे हर बात पर। देश कितनी तेज़ी से विकास करेगा। लेकिन यही युवा जिसके अंदर तमाम पोटेंशियल है, तमाम पावर है, सोचने की शक्ति है, काम करने की ऊर्जा है शरीर में, वो युवा मारा फिर रहा है सड़कों पर। तो ये हम देश की शक्ति तो बर्बाद कर रहे हैं। तो हमारी पार्टी का ये साफ लक्ष्य है कि युवा को सत्ता में आना है। युवा जब दूसरों को सत्ता में भेज सकता है तो खुद सत्ता क्यों नहीं प्राप्त कर सकता। आप खुद सोचिएगा इस बात पर। दूसरा, अगर भारत के सामाजिक ढांचे की बात की जाए तो हमारी पार्टी ये कतई नहीं मानती है कि धर्म भेद होना चाहिए या जाति भेद होना चाहिए, क्योंकि धर्म भेद और जाति भेद से हम योग्यता का हनन करते हैं, योग्य लोगों को मार देते हैं कि भाई ये फलाना हमारी जाति का है, आगे आ जाए। तो उसमें योग्यता नहीं, फिर भी आगे ले आए, तो योग्यता का हनन हो गया यहीं पे। हम धर्म भेद और जाति भेद के खिलाफ हैं, लेकिन हम वर्ण व्यवस्था के प्रहरी भी हैं। हमें मानते हैं कि हर एक इंसान का देश में या समाज में एक अलग रोल है। वो अपना वो रोल ठीक से करता रहे, पूरा देश ठीक से चलता रहेगा। हर आदमी हर काम नहीं करना चाहिए, लेकिन जो जिसका काम है वो अपना काम ठीक से करे। अगर एक आदमी जो जिसका काम है वो अपना काम ठीक से करेगा तो समझिए वो देश की सच्ची सेवा कर रहा है। एक वकील है, ठीक से केस लड़े। एक लोहार है, वो ठीक से लोहे का सामान बनाए। एक मैकेनिक है, वो अच्छी तरह मैकेनिक का काम करे। तो समझिए देश सेवा में योगदान दे रहा है। इसलिए हमारा ये अभिन्न मत है कि भारत को स्किलफुल बनाना है और ग्राम आधारित अपनी व्यवस्था है। 70% भारत ग्रामीण भारत है, गाँव में बसता है। इसके लिए पार्टी का ये कहना है कि हम लोग हर 2-3 ग्राम पंचायत पर एक फैक्ट्री या उद्योग लगाएंगे, जिस फैक्ट्री का मालिक यही ग्राम पंचायत वाले ही लोग होंगे और जो भी उनमें मुनाफा आएगा सरकार को टैक्स देकर बाकी वो मुनाफा उन्हीं गांव वालों को बटेगा। इस तरह हम प्रत्येक ग्राम पंचायतों में फैक्ट्री लगाएंगे और जो सामान बनेगा, आजकल इंटरनेशनल मार्केट बहुत बड़ा है। एक सुई से लेकर अचार से लेकर इलेक्ट्रॉनिक मोबाइल्स तक सब खपत हो जाएगी। इंटरनेशनल मार्केट बहुत बड़ा है, इसलिए बाज़ार की फिक्र करने की हमें ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही सिद्धांतों पर चल के आज चाइना और रशिया बहुत आगे निकल गए, हम लोग यहीं के ही हैं। दूसरा, हमारा ये भी मत है कि भारत विविधताओं का देश है। विविधताओं का सम्मान होना ही चाहिए। जो जैसा है उसी रूपों से निखारा जाए। हम किसी को अपनी तरह अगर बनाने चलेंगे तो ये तानाशाही कहलाएगी और तानाशाही के खिलाफ हमारी पार्टी हमेशा है। हम लोकतंत्र के सजग प्रहरी हैं और लोकतंत्र में पूरा विश्वास है। बाकी आगे बातें होती रहेंगी, हम और आप इंटरेक्शन करते रहेंगे इसी तरह से। नमस्कार।